हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी सर 111 में। आज हम फिर से करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से एक चर्चा रखेंगे। और अभी आगामी जो एसएससी जीडी और प्लस क्या कहते हैं आपका आरपीएफ या अन्य आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई एग्जाम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और प्लस अभी कनिष्ठ सहायक का भी उत्तराखंड में पेपर है, उससे भी रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें देने का काम करते हैं। इससे पहले तमाम वीडियो जो मेरे द्वारा इसमें बनाई गई थी उसमें से काफ़ी प्रश्न क्या कहते हैं क्लास और आपका क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैंने आपको दिया था उससे काफ़ी क्वेश्चन उत्तराखंड एसआई की परीक्षा में शामिल हुए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे की तरफ फिर से बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ में हम कुछ और अन्य चीज़ों पर भी लेकर के चर्चा इसमें बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप इसमें ये समझने का प्रयास करें कि करंट अफेयर्स एक आज के समय में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का पेपर हो, हर पेपरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आप चाहे वो ग्रुप सी का एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ में जब अभी से एक अच्छा प्रयास करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, तो आगामी उत्तराखंड में होने वाली जो नायब तहसीलदार की परीक्षा है, उत्तराखंड पीसीएस की अपर की जो परीक्षा है, वो दोनों परीक्षाएं लगी पड़ी हैं। तो उनमें भी यहाँ से तमाम क्वेश्चन उस समय तक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा अपने इस चैनल के माध्यम से, अगर आप इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो धीरे धीरे किया हुआ प्रयास जो है एक दिन सफलता की तरफ लेकर के चलता है। तो इसी विश्वास के साथ हम फिर से जुड़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम चलें और उसके बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल को 2028 में होने वाले लॉस एंजिलस ओलंपिक खेलों में, जो लॉस एंजिलस ओलंपिक खेल हैं आपका लॉस एंजिलस ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया है 2028 में। T20 क्रिकेट है, कबड्डी है, आपका स्वैक्स है और फ्लैग फुटबॉल है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कबड्डी जो गेम है इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसके बारे में विवरण है कि 2028 में 28 जो आने वाला है उसमें संपन्न होने वाले लॉस एंजिलस ओलंपिक में क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोसे तथा स्क्वैश को शामिल किया गया है, लेकिन कबड्डी को शामिल नहीं किया गया। तो ये प्रश्न है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2028 में संपन्न होगा, लेकिन अभी से गर्माहट चल रही है, तो आप इसे ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है आशीष आयुष्मान शिक्षा सहायता योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, आपका हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा। तो इसे ध्यान में रखना, आयुष्मान शिक्षा सहायता योजना जो है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा आपका रखी गई है। कोल इंडिया लिमिटेड ने आपका कॉरपोरेट सोशल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज दायित्वों को पूरा करने के लिए 4 अगस्त 2024 को सीआईएल आशीष योजना प्रारंभ की, जिसके तहत 1645 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। ध्यातव्य है कि कोल इंडिया लिमिटेड इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रगति वर्ष 45,000 की छात्रवृत्ति आपका देने का काम करेगा। तो एक ये भी पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है आपका अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये एक पुस्तक है और ये पूछ रहा है किसके द्वारा रचित है। तो शिवशंकर मेनन, भूतपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, स्वर्गीय नटवर सिंह, भूतपूर्व विदेश सचिव, प्रकाश सिंह, भूतपूर्व महानिदेशक बीएसएफ उत्तर प्रदेश पुलिस, और रंजीत सिन्हा, भूतपूर्व निदेशक सीबीआई। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेना, इसका आंसर सी वाला बनेगा कि आपका प्रकाश सिंह। इसमें बात कर रहा है कि सशक्त सेना, सेना सशक्त तो समृद्ध भारत, सशक्त सेना समृद्ध भारत कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो पॉइंट का क्वेश्चन बनेगा, लखनऊ में, रांची में, आपका नई दिल्ली में और भोपाल में। तो इसका सही आंसर आएगा रांची। तो सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी जो है रांची में आयोजित की गई है। समाचारों में सुर्खियों में रहा आपका BPALM, आपका जो रिजिमेंट है वो क्या है, किससे संबंधित है, इस बात को ले रहा है। तो ये नीची ऊंचाई पर उड़ने तथा हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमान, मल्टी ड्रग आपका रेजिस्टेंट टीबी के उपचार की एक नवीन औषधि। तो मल्टी ड्रग आपका रेजिस्टेंट टीबी के उपचार की एक नवीन औषधि के रूप में यह काम करता हुआ दिखाई देगा। अगला प्रश्न है इसी में है कि BPLM आपका रेजिस्टेंट 6 रोगों के उपचार के लिए, तो ध्यान में रखेंगे ये 6 रोगों के उपचार के लिए काम करेगा। 4 दवाओं को संयोजन किया गया है इसमें, आपका बेडा क्विलीन हो गया, आपका पेट्रोमोनिड हो गया, लीनेजोलिड हो गया तथा मॉक्सीफ्लोक्सासिन, जिसके 6 माह तक सेवन से 6 रोग ठीक हो जाता है।
इससे पूर्व जो MDR टीबी उपचार चल रहा था उसे 20 माह तक सेवन करना पड़ता था। तो ये दवाई आई है, तो इसमें इस प्रकार से इन सब चीज़ों के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के उपचार की एक नवीन औषधि के रूप में डेवलप की गई है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय प्रतिभागियों ने कुल कितने इसमें से पदक आपका जीते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा 20, 25, 29 और 30। 29 पदक पेरिस और पैरालंपिक 2024 में भारतीय प्रतिभागियों के द्वारा जीते गए। इसी प्रकार से 8 सितंबर 2024 में संपन्न पेरिस और पैरालंपिक 2024 में भारतीय प्रतिभागियों ने कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण हो गए, आपका 9 रजत हो गए और 13 कांस्य पदक। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक इसके अंतर्गत शामिल थे। इसी प्रकार से पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारतीय प्रतिभागियों ने किस वर्ग की प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, निशानेबाजी और तीरंदाजी। तो इसमें किसके अंतर्गत ये शामिल है? तो आप बोलोगे कि पैरालंपिक्स 2024 में आपका ये सभी इसके अंतर्गत आपका शामिल होते हुए दिखाई देंगे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण पदक प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद, नवदीप सिंह ने जैवलिन थ्रो, धर्मवीर सिंह ने क्लब थ्रो, सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो, बैडमिंटन में 1 स्वर्ण पदक, निशानेबाजी में 1 स्वर्ण पदक, तीरंदाजी में 1 स्वर्ण, इस पदक से इनको जीता गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 तथा पेरिस पैरालंपिक 2024 दोनों में ही स्वर्ण पदक जीते? तो ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए, खासतौर पर जो RPF और SSC GD जैसी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे कौन से आपका खिलाड़ी इसके अंतर्गत शामिल होंगे? तो आप कहेंगे अवनी लेखरा निशानेबाज और सुमित मंतिल जैवलिन थ्रो, हरविंद सिंह तीरंदाजी और सुंदर सिंह गुर्जर। तो इसका सही आंसर है आपका ए वाला, केवल 1 और 2 इसके सही आंसर के रूप में मिलेगा। हैजा महामारी और उसकी रोकथाम के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक विश्व को हैजा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल के हिलकॉल नामक ओरल आपका कोलेरा वैक्सीन लॉन्च की है। भारत में आपका हैजा के अधिक मामले पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में रिपोर्ट किए गए हैं। तो इसमें से कौन सा इसका उत्तर आपका सही बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका इसमें सही है? तो अगर देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन 2023 में विश्व को हैजा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया, बिल्कुल सही है। ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल आपका इसमें वैक्सीन लॉन्च की है। भारत में हैजा में अधिक मामले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये आपका तीनों ही इसमें विकल्प जो है आपका सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य द्वारा पारित विशिष्ट विधेयकों के संदर्भ में लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दिशा विधेयक आंध्र प्रदेश, शक्ति विधेयक महाराष्ट्र और अपराजित आपका विधेयक पश्चिम बंगाल। और उपरोक्त में से सही कथन क्या है? तो भाई आप सब जानते हो कि महिलाओं के साथ जो होने वाले विरुद्ध बलात्कार जैसी जघन्य अपराध हैं उसके संबंध में दिशा विधेयक आंध्र प्रदेश ने पारित किया है, शक्ति विधेयक महाराष्ट्र ने, अपराजित जिता विधेयक पश्चिम बंगाल ने। ये सभी तीनों जो है अपने आप में सही युग्म के अंतर्गत शामिल होंगे। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश दिशा महिला एवं बच्चों के विरुद्ध विशिष्ट अपराधों के लिए विशेष न्यायालय विधेयक 2020, शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन 2020 क्रमशः आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए थे, जिन्हें इन राज्यों के राज्यपाल द्वारा भारत की राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु संदर्भित किया गया था, जो अगंतन अपेक्षित है। सेमीकंडक्टर के अनुप्रयोगों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, पैकेजिंग एवं टेस्टिंग, कच्चे माल का उत्पादन और वेफर फैब्रिकेशन। ये आपका इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें ये आपके चारों ऑप्शन इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, पैकेजिंग एवं आपका टेस्टिंग, कच्चे माल का उत्पादन, वेफर आपका फैब्रिकेशन, ये चारों ही इसमें आपके सही उत्तर के रूप में इंडिकेट होंगे। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से किस राज्य में विवाह के समय महिलाओं की आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष किए जाने संबंधी एक विधेयक आपका पारित किया गया था? तो इसके संबंध में सही बनेगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में विवाह के समय महिलाओं की आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष किया गया? हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बाल विवाह प्रतिषेध हिमालय आपका प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित करके विवाह के समय महिला की आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई। समाचारों की सुर्खियों में रहे प्रवाह के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आपका कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर है। पूर्ण रूप आपका इसका पैरेलल रेंस सोलर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मो आपका डायनेमिक एनालिसिस है। इसे लॉन्च वाहनों, पंख
वायु पंख वाले और बिना पंख वाले पुनः प्रवेश वाहनों पर और वायु और आंतरिक प्रवाह का अनुकरण करने के लिए BSSC में विकसित किया गया। तो इसमें से कौन सा उत्तर इसका सही होगा? तो इसका सभी आपके तीनों उत्तर इसके सही इंडिकेशन के रूप में आपके चलेंगे, तीनों ही उत्तर इसके सही इंडिकेशन के रूप में चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, विश्व का ऐसा पहला देश जिसने भविष्य में कृषि एवं सहायक क्रियाएं फार्मा पर कार्बन डाइऑक्साइड कर लगाने का निर्णय लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड कर लगाने का निर्णय लिया है। आप सब जानते हो कि इससे कई ज़्यादा मात्रा में आपका प्रदूषण फैल रहा है। तो इसमें डेनमार्क, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्वीडन, डेनमार्क ने ये कदम उठा रखा है कि अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा तो उस पर आपका टैक्स लगेगा। अगला पॉइंट है, सुअर का मांस, पोर्क एवं दुग्ध उत्पादकों का बड़े निर्यातक देश डेनमार्क ने वर्ष 2030 से पशु उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर कर लगाने का भी निर्णय लिया है। समाचारों में सुर्खियों में रहे सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट मार्टिन द्वीप को बांग्ला भाषा में नारिकेल आपका जिजीरा, नारिकेल जिजीरा कहा जाता है, जिसका अर्थ है आपका कोकोनट, आपका द्वीप, कोकोनट द्वीप के रूप में जाना जाएगा। यह बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है, कोरल द्वीप के रूप में जाना जाएगा। ये बांग्लादेश एवं म्यांमार सीमा के निकट स्थित है। ये तीनों ही पॉइंट इसमें इंडिकेट करेंगे और ये सही आपके उत्तर की ओर इंडिकेट होगा। ग्लोबल आपका नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका GNSS को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा समर्थित भारतीय राजमार्ग प्रबंधन व्यवसाय लिमिटेड द्वारा सृजित किया गया, जिसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूलने के लिए लॉन्च किया गया। कालांतर में ये फास्टैग को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देगा। वर्तमान में यह फास्टैग के समानांतर ही कार्य करता हुआ आपका दिखाई देगा। तो इसमें देखो, ये जो आपका ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये पूरा का पूरा, इसमें अब कहीं टोल नहीं होगा, बल्कि गाड़ियां जाएंगी उस रास्ते से गुजरने पर अपने आप ही इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका टैक्स कट जाएगा, जो आपका क्या कहते हैं उसका चार्ज है वो कट जाएगा। तो इससे टैग, जो फास्टैग लग रहे हैं, उसको पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। वर्तमान में फास्टैग के समानांतर काम करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल वसूलने के लिए लॉन्च किया गया है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये राजमार्गों द्वारा सर्जित है। बिल्कुल सही है, चारों पॉइंट इसके सही इंडिकेट है और इसका आंसर जो है चौथा बनेगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, हेमा समिति रिपोर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मलयालम फिल्म उद्योग में यौन दुराचार, परिसंकटमय उद्यमों में बाल श्रम शोषण, मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा, चिकित्सालयों में चिकित्सकों की सुरक्षा। तो इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट होगा? हेमा समिति रिपोर्ट जो है, हेमा समिति रिपोर्ट का जो संबंध होगा मलयालम फिल्म उद्योगों में यौन दुराचार से आपका संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पैरालंपिक चैंपियनशिप को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए अपना राष्ट्रीय आइकन चुना गया? अवनी लेखरा, सिमरन शर्मा, शीतल देवी और राकेश कुमार। इसमें इन नामों को इंडिकेट किया है और इसमें से जो सही आंसर आएगा, तीसरा और चौथा आएगा, आपका शीतल देवी और राकेश कुमार को इंडिकेट कर रखा है, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर आपका इंडिकेट होता हुआ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, 16 मार्च 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के ठीक पहले सुश्री शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन घोषित की गई थी। राष्ट्रीय आइकन घोषित की गई थी आपका सुश्री शीतल देवी। 17 वर्ष की मात्र उम्र में शीतल देवी भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता बन गई। उन्होंने एशियाई पैरा खेलों में 2023 में व्यक्तिगत और मिश्रित टीम की स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक, 2023 में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक और एशियाई पैरा चैंपियनशिप में कई पुरस्कार जीते हैं। शीतल देवी के साथ पैरालंपिकियन राकेश कुमार को भी आइकन घोषित किया गया। तो इस पॉइंट को भी आप लोग एक बार इंडिकेट कर लें, पढ़ लें, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपके पास, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। स्वभाव में अगर स्वच्छता रहेगी तो संस्कार में भी स्वच्छता रहेगी। ऐसा अभियान निम्नलिखित में से किन स्तंभों पर आधारित है? स्वच्छता की भागीदारी के लिए, सफाई संपूर्ण स्वच्छता के लिए, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के लिए। तो ये तीनों ही पॉइंट इसमें सही होंगे और इसका सही आंसर बन जाएगा 1, 2, 3। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। अगला पॉइंट है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान 17 सितंबर 2024 से आपका 2 अक्टूबर 2024 तक पूरे देश में चलाया गया। स्वच्छता की भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता तथा सफाई मित्र सुरक्षा शिविर इस अभियान के स्तंभ के रूप में काम करेंगे। मिशन मौसम के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन मौसम संघीय मंत्रिमंडल द्वारा 11 सितंबर 2024 को अनुमोदित किया गया। अगले 2 वर्षों के लिए मिशन मौसम का परिव्यय 2000 करोड़ है। इसी प्रकार से मिशन मौसम का क्रियान्वयन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किया जाएगा। तो इसमें से किस प्रकार के उत्तर की तलाश आपके सही होगी? तो केवल 1 और 2 ही उत्तर आपके इसमें सही है। और मिशन मौसम को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 स्तंभ, 3 संस्थानों के द्वारा आपका 3 संस्थानों के द्वारा इसमें इंडिकेट किया गया है, जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग भी है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान भी है और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के रूप में भी शामिल है।
निम्नलिखित में से कौन सा मिशन मौसम का उद्देश्य नहीं है? अंतिम छोर तक समर्पण संपर्कता संपर्कता हेतु अत्याधुनिक प्रसार प्रणाली का विकास, कृत्रिम वर्षा हेतु व्यवसाय व्यवस्था, कृत्रिम मेघा मशीन लर्निंग के द्वारा उन्नत पृथ्वी मॉडल विकसित करना, उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर का आपका प्रदर्शन करना। तो इसमें सही आंसर बनेगा, क्या कहते हैं, कौन सा मिशन मौसम का उद्देश्य आपका नहीं है? कृत्रिम वर्षा हेतु व्यवस्था करना। अगला पॉइंट है, समाचारों में सुर्खियों में रहे ककाड़ू ककाड़ू 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका इसमें सत्य है? तो डरविन ऑस्ट्रेलिया में संपन्न बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है ना। डरविन ऑस्ट्रेलिया में संपन्न बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास के रूप में 9 से 20 सितंबर 2024 तक डरबिन आपका डार्बिन ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के ध्वज वाहक समुद्री अभ्यास में 30 देशों की नौसेनाओं के लगभग 3000 नौसैनिकों ने भाग लिया है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम अब बदलकर, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। क्या नाम बदल दिया गया है? श्री विजयपुरम, वीर सावरकर नगर, राजा राजा राजेंद्र चोल नगर और आजाद हिंद फौज। तो इसका नाम है श्री विजयपुरम। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर थी, पोर्ट ब्लेयर, अब इसका नाम बदल दिया गया और श्री विजयपुरम कर दिया गया है, श्री विजयपुरम। इसी प्रकार से निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, नेपाल एवं मॉरिशस, फिजी एवं त्रिनिडाद एवं टोबैगो, गुयाना और सुरीनाम। उपयुक्त में से कौन सा देश भारत के बाहर प्रमुख हिंदी भाषी आपका देश है? इसमें फिजी का नाम तो आपका जुड़ता हुआ पता ही होगा कि फिजी जो है एक महत्वपूर्ण उसके अंतर्गत शामिल है। गुयाना और सुरीनाम भी है, नेपाल और मॉरिशस भी है। इसके तीनों ही उत्तर आपका सही होंगे। तो प्रश्न अच्छा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश प्रचंड तूफान यागी से प्रभावित हुआ था? कौन सा यागी से प्रभावित हुआ? थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो इसका सही जवाब आएगा वियतनाम। वियतनाम इससे प्रभावित हुआ था। अगला पॉइंट है, वियतनाम में टकराए यागी प्रचंड तूफान ने कम से कम 179 लोग मारे गए, सर्वाधिक क्षति हनोई में हुई थी इसमें, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि ऑपरेशन सद्भाव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन सद्भाव का संबंध जो है मणिपुर में शांति स्थापना हेतु प्रयास, भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम में मानवीय सहायता हेतु आपदा राहत पहुंचाने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों को आपका आपदा राहत पहुंचाने के लिए करना। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फिर से एक अपनी चर्चाएं रखी, आपको समझाने का प्रयास किया। और जिस तरह से उत्तराखंड एसआई की परीक्षा में क्लास और यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, उससे काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिले। और साथ ही साथ में इसी विश्वास से फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आगामी जो अन्य परीक्षाएं हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो आप उसमें करंट की समझ करके उस चीज़ को लेने का प्रयास करें। और फिर कुछ छोटे छोटे फैक्टों का जो रूप है वो मैं अब इसमें देने का प्रयास करूंगा, जिसके कारण से छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाए। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।